हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारत की नदियाँ पार्ट 2। भारत की नदियों पे 2 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। एक तो गंगा नदी तंत्र स्पेशली आपका था और एक आपका जो था सामान्य नदियों संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट 1 वीडियो। उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा और उसका आपने फेयर नोट तैयार किया है। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है नदियाँ, और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके बनते रहते हैं। और अगले 10 से 15 मिनट में जो शेष नदियाँ आपकी बचती हैं, उन नदियों से जो अब तक के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, उनका एक कलेक्शन होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कापी और पेन लेकर बैठिए। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चारों ऑप्शन अपने आप में लाजवाब हैं और चारों ऑप्शन से प्रश्न जो है आपके बनते रहते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। 4 नदियों का नाम दिया है, पूछा है कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटते हुए प्रवाहित होती है। रावी, झेलम, सतलज या फिर व्यास। याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है, पहले मैं प्रश्न का उत्तर आपको बताता हूँ और उसके बाद 4 ऑप्शन से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। देखिए, कौन सी नदी तीनों श्रेणियों काटती है, तो यहाँ पे तो उत्तर आपका हो जाएगा हिमालय। हिमालय का मतलब यहाँ पे जो है नदी जो आपकी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज याद रखिएगा। और सतलज के साथ साथ आप 2-3 नदी आप और याद रखिए। एक तो सिंधु आप याद रखेंगे, एक तो सिंधु नदी, एक सतलज हो गया आपका, और एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, और इन तीनों का स्रोत लगभग समान है। मानसरोवर झील के समीप से इन तीनों का उद्गम होता और तीनों श्रेणियों को यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी की बात करिएगा तो सिंधु नदी आपकी निकलती है तिब्बत में स्थित बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। भारत में आती है, तिब्बत से भारत में लद्दाख और जास्कर 2 पर्वत श्रृंखलाओं से प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में मिल जाती है अरब सागर में। झेलम नदी की अगर बात करी तो झेलम का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता? वह राकसताल झील, और राकसताल की लोकेशन कहाँ पे है? तिब्बत में। तिब्बत से भारत में आएगी, स्पेशली हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों में बहती है। पाकिस्तान में जाकर यह नदी चीनाब में मिल जाती। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात कर लीजिएगा तो तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है, आंगसी ग्लेशियर, या इसी को आप जो है चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर भी कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है आंगसी ग्लेशियर से होता। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में प्रवाहित होती। तो तीनों ही नदियां जो हैं हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हैं। ये तीनों ही पूर्ववर्ती नदियों की श्रेणी में आती हैं। यह भी प्रश्न आपका बन जाता है। अगर रावी की बात करिएगा तो रावी नदी कहाँ से निकलती? र से रावी, र से रोहतांग। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। और यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब 2 भारतीय राज्य में बहती है। पाकिस्तान में जाकर इसका मिलन हो जाता है चिनाब नदी में। झेलम नदी शेखनाग झील या वेरीनाग से इसका उद्गम होता है, फिर पंजाब श्रेणियों के बीच स्थित है। और इस नदी को प्राचीन भारत में आप विदस्ता भी कहते। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता। और सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो केवल और केवल भारत में बहती है, पाकिस्तान में इसका प्रवाह नहीं है। मतलब यह जो 3 नदियां हैं रावी, झेलम और सतलज, ये तीनों पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन व्यास इसका अपवाद है, जो कि पाकिस्तान नहीं जाती, मतलब भारत में ही निकलती है, भारत से निकलती है, भारत में ही इसका मिलन हो जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे व्यास नदी, सॉरी सतलज। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, जहाँ पे आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? मैंने प्रॉपर आपको ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाया है और यहाँ भी मुझे लगता है कि मेरे विद्यार्थी गलत करने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह, अगर मैं दक्षिण भारत की स्थिति बनाता हूँ कुछ ऐसे, तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है और इधर आपका जो है अरेबियन सी पड़ता है। ठीक है ना, तो पूरा वह नदियाँ आपसे पूछी गई हैं कौन कौन सी है। देखिए, गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र गिरती है, सिंधु नहीं गिरती है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे।
गंगा ब्रह्मपुत्र तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन सिंधु अरब सागर में गिरती, लूनी अरब सागर में गिरती, नर्मदा अरब सागर में गिरती, गोदावरी आपकी बंगाल खाड़ी में गिरती। तो ये भी आपका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह आपसे पूछा गया है। यहाँ पे चौथे ऑप्शन को देखिएगा, सारावती, बैगाई और स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा और बैगाई तो पूर्व वाहिनी है, लेकिन सारावती आपकी पश्चिम वाहिनी है। ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। महानदी कृष्णा और कावेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मुझे लगता है राइट होना चाहिए। महानदी कृष्णा और कावेरी यह तीनों ही पूर्व वाहिनी है, तीनों ही जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है, और यह भी आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो राज्यों में बहते हुए ये कहाँ पे गिर जाएगी? तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है, और यह नदी आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कावेरी नदी की अगर बात करिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, और 4 क्षेत्रों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो कौन सी नदियों का समूह आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? 4 नदियों का नाम दिया गया, पूछा गया है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? भीमा, डान, तेल या फिर तुंगभद्रा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तेल और जोंक, है ना। तेल और जोंक नदियाँ जो हैं वह महानदी की सहायक होती हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन है भीमा, डान और तुंगभद्रा, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं वह कृष्णा की सहायक हैं। तो यहाँ पे उत्तर आपका तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हगरी नदी किस नदी की सहायक है? ट्रिब्यूटरी, है ना। किस नदी की ट्रिब्यूटरी है हगरी नदी, आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे 4 मुख्य नदियों का नाम, कृष्णा की, पेन्नार की, स्वर्णरेखा की या फिर तुंगभद्रा की। देखिए, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी, है ना। ये याद रखिएगा क्रम। कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी पड़ती वो तो आपकी हो जाती है तुंगभद्रा, और इस तुंगभद्रा की सहायक हो जाती है वह हगरी नदी है। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हगरी किस नदी की सहायक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गंगा की सहायक आपने कहा यमुना होती, और यमुना की सहायक चंबल, सिंध, बेतवा और केन होती। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हुगली की सहायक दामोदर होती है, और दामोदर की सहायक जो है वह बाराकर नदी होती है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका हो जाए हगरी किस नदी की सहायक है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर एग्जाम में प्रश्न ये बनता रहता है। किन 2 नदियों का स्रोत जो है वह अमरकंटक है, ये आपसे पूछा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इस क्वेश्चन को तो नहीं गलत करने वाले हैं। नर्मदा ताप्ती दिया है, सोन और ताप्ती दिया है, नर्मदा सोन दिया है, और नर्मदा और स्वर्णरेखा दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक जो है, अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, एमपी में इसकी लोकेशन है। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम, है ना। अगर ये आपका अमरकंटक है तो एक नदी यहाँ से पश्चिम वाहिनी होती जिसका नाम पड़ जाता है नर्मदा, और एक नदी यहीं से उत्तर वाहिनी होती है जिसका नाम सोन है। और यह नदी सोन नदी गंगा की सहायक है, बिहार राज्य में गंगा में जाकर मिल जाती है। और नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती, और लगभग मान के चलिएगा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। विश्व दोआब व्यास और सतलज के बीच में, रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच में, बारी दोआब व्यास और रावी नदी के बीच में, या फिर उपयुक्त सही है। कौन सी नदी या कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियाँ हैं, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को आप दोआब के रूप में जानते। और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा कौन सा सही है, मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे सभी सही दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। विष्ट दोआब, वी से व्यास याद रखिएगा, स से सतलज याद रखिएगा। विष्ट दोआब जो है वह व्यास और सतलज नदियों के बीच स्थित है। रचना दोआब, र से रावी याद रखिएगा, च से चिनाब याद रखिएगा। रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब हो जाता। बारी
ब से व्यास और र से रावी, है ना। व्यास और रावी के बीच में आपका क्षेत्र जो है आपका वह बारी दोआब के रूप में जानता। और एक आप याद रखिएगा झच दोआब, झच झच मतलब झ से झेलम और च से चिनाब, यह जो है झेलम और चिनाब के बीच में है। तो सिंधु नदी तंत्र की 5 नदियों के बीच में आपकी बन जाते हैं यह 4 दोआब। तो ये चारों ही आपसे प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी का उदाहरण है। भूमि बंधित नदी कौन है, कृष्णा, लूनी, नर्मदा या फिर महानदी। भूमि बंधित नदी का तात्पर्य या कह लीजिएगा इसी को आप कह सकते हैं अंतःस्थलीय नदी भी आप कह सकते हैं। मतलब जो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे ना पहुंच पाए, जो नदी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे ना पहुंच पाए, अपने मिलन स्थल पे ना पहुंच पाए, उससे काफ़ी समय पहले ही काफ़ी दूरी पर ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है, उसे आप भूमि बंधित नदी कहते हैं। कृष्णा नदी का मिलन स्थल क्या है, बंगाल की खाड़ी। नर्मदा का मिलन स्थल खंभात की खाड़ी। महानदी का मिलन स्थल बंगाल की खाड़ी, मतलब ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। जो लूनी है मिलन स्थल जो इसका होता है वह कच्छ के खाड़ी में होता, लेकिन यह नदी जो है कच्छ की खाड़ी में नहीं गिर पाती, उससे पहले ही कच्छ के रण में, कच्छ के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमि बंधित नदी कौन सी है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लूनी का। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात 2 राज्य में बहती। इस नदी को आप लवड़ नदी के भी नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रंथ घाटी से होकर प्रवाहित होती है। रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, आपसे पूछा गया है। नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, नर्मदा, सोन, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, और नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या फिर राइन। ये तो लग रहा है बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, खासकर मेरे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो है हर बार मैं इस पर चर्चा करता हूँ। कौन सी नदी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है, मिलता जुलता उत्तर है, तो जल्दीबाजी में गलत होने के चांसेज भी रहेंगे। कौन सी नदी ब्रंथ घाटी से बहती है, तो यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और राइन। 3 नदी भारत में याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, और राइन नदी जर्मनी में बहती है, जो कि गुजरती है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट होने जा रहा है डी हो जाएगा। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत और कर्नाटक के पठार के बीच प्रवाहित होती है। दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार के बीच में प्रवाहित होती। और वहीं अगर आप राइन नदी की बात करिएगा तो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के बीच में प्रवाहित होती। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग का परिवर्तन करती है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, सोन नदी, गंडक, कोसी या फिर गंगा। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है, कोसी नदी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, है ना। कोसी नदी विश्व में सर्वाधिक का मार्ग का परिवर्तन करती है। बिहार में इसके मार्ग परिवर्तन से हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती, और यही कारण है कि कोसी नदी को आप बिहार का शोक भी कहते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट। कोसी का जो उद्गम होता है वह गोसाई धाम पर्वत नेपाल से होता है, नेपाल से निकलती है यह नदी, और यह नदी जो है बिहार में अत्यधिक तबाही लाती है, इसलिए आपने इसको सौरव अभ्यार कहा है। 4 नदियाँ आप याद रखिएगा कोसी के अलावा, एक तो ब्रह्मपुत्र को आप याद रखिए, एक दामोदर को याद रखिएगा, एक आप याद रखेंगे महानदी को, BDM यानी ब्रह्मपुत्र, दामोदर और महानदी। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक, और महानदी को आप उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसके अलावा एक नदी ह्वांगहो को याद रखिएगा जो चाइना में प्रवाहित होती, और इसे आप चाइनीज शोक यानी चीन का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत हिमनद में स्थित नहीं है। कौन सी नदी हिमनद में नहीं निकलती, हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर होगा सी राइट, कोसी, क्योंकि यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का उद्गम ग्लेशियर क्षेत्र से होता है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम पर्वतमाला से निकलती है। गोसाई धाम याद रखिएगा, गोसाई धाम से प्रश्न अक्सर बन जाता। सुन, आमूर और कोसी, इन 3 नदियों का मिलन है कोसी नदी, और बिहार में पटना के आगे इसका मिलन गंगा में हो जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। अभी मैंने आपको बताया कि लूनी अगर दिया है तो लूनी लगा दीजिएगा, लूनी नहीं मिलता है तो यहाँ पे मुझे घग्गर दिखाई दे रहा है। मतलब जब भी अंतःस्थलीय नदी की बात आए या जब भी भूमि बंधित नदी की बात आए तो 2 नदी आपके दिमाग में होने चाहिए, एक तो लूनी और एक आपका घग्गर। बाकी माही यहाँ पे
कच्छ की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती, नर्मदा भी खंभात की खाड़ी में गिरती और कृष्णा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? इंडियन नहर दामोदर नदी के द्वारा बनाई गई, त्रिवेणी नहर गंडक नदी के द्वारा बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास के द्वारा बनाई गई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे तो सभी नदियाँ सभी नहर आपकी सही लग रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट, क्योंकि इंडियन नहर दामोदर नदी को काट के बनाया गया, त्रिवेणी नहर गंडक नदी बिहार में, और इंदिरा गांधी नहर जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान नहर के रूप में जानी जाती, सतलज और व्यास के संगम हरिके बैराज से इसका उद्गम होता, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चादर ट्रैकिंग के लिए फेमस है? और थोड़ा सा अननोन क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे। चादर ट्रैकिंग देखिए होता क्या है, चादर ट्रैकिंग का मतलब क्या है? पूछा गया है कि कौन सी नदी चादर ट्रैकिंग के लिए फेमस है, झेलम, सिंधु, जास्कर या फिर व्यास। चादर ट्रैकिंग का मतलब क्या? जब काफ़ी शीत पड़ती है, काफ़ी ठंडा का समय आता है, तो इस नदी में क्या होता है, पानी आपका जम जाता, और पानी जम जाता है, परिणाम स्वरूप जो है आप उस बर्फीले क्षेत्र में जो है स्केटिंग करते हैं, मतलब फिसलते हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं? चादर ट्रैकिंग कहते हैं। तो कौन सी नदी चादर ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे उत्तर आपका ना तो सिंधु होगा, ना झेलम होगा, ना व्यास होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी, चादर ट्रैकिंग के लिए कौन सी नदी फेमस है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, तवा नदी किस नदी की सहायक है? तवा नदी किस नदी की सहायक है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या फिर माही। देखिए, तवा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती और यह सहायक किसकी होगी? नर्मदा की सहायक। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से निकलती, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में से जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे जबलपुर में एक धुआंधार वाटरफॉल है, बहुत ही फेमस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे माही हो, ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती। चंबल नदी की आप बात कर लीजिएगा, तो चंबल नदी जो है आपकी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए इटावा के समीप इसका मिलन हो जाता है यमुना में। घड़ियाल संरक्षण के लिए फेमस है, और साथ ही साथ ये नदी जो है उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है, या कहिएगा अवनालिका अपरदन करने के लिए जानी जाती है। सबसे अधिक अवनालिका अपरदन किस नदी में होता है, आप बताइएगा? चंबल। इतनी चीज़ें हैं। थैंक यू, ये आज का रहा सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रॉपर इसके नोट्स आप तैयार करेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे कि हमारी तैयारी किस दिशा में और किस तरफ जा रही है, सही है अथवा नहीं है। आत्ममूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस सेट को हल करिए। जो टॉपिक आप पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट को हल करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।